हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, कल जो पेपर हुआ है बीपीएससी का, उसको समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। प्रैक्टिस से ज्यादा मैं कहीं ज्यादा इसे एनालिसिस कहूंगी, क्योंकि हम सीखने वाले हैं हमने क्या क्या सही किया, क्या गलत किया और हम क्या बेहतर कर सकते थे। ठीक है, तो हम साइंस के पेपर की बात करेंगे। इसमें तीनों, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तीनों की हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, उसके सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए पहले सवाल पर लेकर चलती हूँ। वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन अ वुडन बॉक्स। एक लकड़ी का बक्सा है जिस पर हमने 200 न्यूटन का बल लगाया है। 200 न्यूटन का बल लगाया है। एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। और उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेला गया है। नियत वेग का मतलब समझते हैं, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें बताना है सीमांत घर्षण बल कितना होगा, यानी मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स। तो एक बात याद रखिएगा, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वह हमेशा बल से उल्टी दिशा में लगेगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, नियत वेग है, तो डेफिनेटली शुद्ध त्वरण कितना होगा, यानी नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, वह होगा 0। शुद्ध त्वरण 0 होने का मतलब है कि हमारा शुद्ध बल भी 0 है। कैसे, देखिए, शुद्ध बल का जो फॉर्मूला है वह है द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय त्वरण। अब त्वरण हमारा 0 है तो शुद्ध बल भी 0 हो जाएगा। और शुद्ध बल 0 होने का मतलब ये है कि हमने जो बल लगाया वह और जो घर्षण लग रहा है वह समान है, यानी ये भी 200 है और ये भी 200 है, जब भी शुद्ध बल 0 आ सकता है। इसका मतलब सीमांत घर्षण बल का वैल्यू जो है वो हो गया 200 न्यूटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, 200 न्यूटन आंसर आएगा बच्चों इसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक है जो विराम अवस्था में किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। क्या कह रहे हैं, एक ट्रक है जो एक पहाड़ी से नियत त्वरण की से ढुलकना शुरू करता है। ठीक है, विराम अवस्था है, नियत त्वरण है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इस बार। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। फिर है, देखो, विराम अवस्था का मतलब क्या समझते हो। विराम अवस्था का मतलब है शुरुआत में जो वेग था वह 0 था, वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, यानी u इज इक्वल टू 0। इट अचीव्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड। दूरी दे दी गई हमें 400 मीटर की और हमें 20 सेकंड समय दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, यदि ट्रक का द्रव्यमान, इफ द वेट ऑफ द ट्रक 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, ये बताना है, हमें बल बताना है और हमें द्रव्यमान दे दिया गया है 7 टन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। द्रव्यमान यहाँ पे वेट दिया गया है। चलिए, वेलोसिटी 0, u 0, दूरी 400 मीटर, समय 20 सेकेंड। एक फॉर्मूला अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज रख दो। 400, u हो जाएगा 0, इंटू टाइम की वैल्यू है 20, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 20 इंटू 20, ये टाइम की वैल्यू। ये तो 0 ही हो जाएगी वैल्यू। आगे वाली को देखते हैं, 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 20 इंटू 20, ये हो जाएगा 10। तो ये 200 इधर आ गया
400 बाय 200 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, 2 दूनी 4, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा त्वरण आ गया। एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है 2 मीटर पर सेकेंड है। और एक चीज और दी हुई है इसमें, वेट दिया गया है। वेट अगर 7 टन है तो 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1 टन में 1000 किलो होते हैं बच्चों। तो 7 टन में कितने किलो हो जाएंगे? द्रव्यमान क्या आ जाएगा? 7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000 किलो आ गया। ठीक है, 7000 किलो आ गया। तो बल कितना होगा अब निकाल सकते हैं क्या? द्रव्यमान इंटू त्वरण, दोनों की वैल्यू हमें पता है, 7000 और 2, तो यहाँ रख दो 7000 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 14000 न्यूटन। 14000 न्यूटन का बल इस ट्रक पर लग रहा था। तो हमारा जो सवाल का जवाब है वो है डी, 14000 न्यूटन बच्चों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ होम इज 250 यूनिट्स। ऊर्जा की खपत कितनी है? 250 यूनिट है। ऊर्जा की खपत कितनी है बच्चों? 250 यूनिट है। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालनी है जूल में। कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हमारी जो 250 यूनिट है वो क्या है। एनर्जी जो है कंज्यूम हुई है 250 यूनिट। ठीक है, अब 250 यूनिट एनर्जी जब कंज्यूम हुई है तो हम जनरली एनर्जी की जो वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं किलोवाट में, किलोवाट आवर में। तो ये जनरली हम मान लेंगे कि किलोवाट आवर में दिया गया है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसको जूल में कन्वर्ट कर दो। जूल में अगर हम कन्वर्ट करने चलेंगे तो 250 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ठीक है बच्चों, अब बाय में 10 करके इसको काट दो। 25 को 36 से गुना करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 900 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पे लिख सकते हो 9 इंटू 10 की पावर 8। तो तुम्हारा आंसर जूल में जो आएगा वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हुई यूनिट की। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो तुम नहीं कर सकते थे इस सवाल को। तो कुछ और यूनिट्स का भी तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है एनर्जी की? ऊर्जा की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट जूल होती है बच्चों। कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दे दी जाती है ऊर्जा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल होगा। ये भी आपको याद रखना है। 1 वॉट में 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ये सब आपको यूनिट याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेरा फर्ज बनता है आपको ये सारी चीजें बताना, इसीलिए बता रही हूँ, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला सवाल, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? ध्वनि की चाल की बात की गई। ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? 4 दिए गए हैं, वाटर, स्टील, एयर और हाइड्रोजन। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे पास 3 तरह के पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी तरल, और ये गैस। देखिए, इनमें अगर मॉलिक्यूल्स की कंपन की बात करें
वाइब्रेशन की बात करें तो सबसे कम वाइब्रेशन होती है सॉलिड में, उससे ज्यादा वाइब्रेशन होती है इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, रुकिए, सबसे इरेजर आ जाइए, हाँ जी। तो देखिए, सबसे कम जो वाइब्रेशन होती है वो होती है सॉलिड, सबसे कम। लिक्विड में सब उससे ज्यादा वाइब्रेशन होती है और गैस में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होती है। जितनी कम कंपन होगी उतनी ही ध्वनि की चाल बढ़िया तरीके से हो पाएगी। तो ठोस पदार्थ जो भी होगा, ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा ध्वनि, अधिकतम ध्वनि की चाल होगी। तो इनमें से ठोस देख लीजिए, वाटर पानी तरल है, स्टील ठोस है, हवा गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? हमारा उत्तर होना चाहिए स्टील। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, लगा आप लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेस। देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए, फ्रीली फॉलिंग यानी कि मुक्त रूप से गिरते हुए कौन सी ऊर्जा की बात की गई है? स्थितिज ऊर्जा की बात की गई है। स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। देखिए, दो तरह की ऊर्जा होती है, एक होती है स्थितिज, एक होती है गतिज, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। हाइट अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो जैसे जैसे कोई चीज नीचे आती जा रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक फॉर्मूला भी बताती हूँ। तो इसने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेस, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है। तो क्या इससे मैं ये समझ लूं कि एनर्जी की बर्बादी हो गई? तो अगर एनर्जी की बर्बादी हो गई तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यहां पर खत्म है, यहां पर नहीं लग पा रहा। लेकिन ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हर जगह पर लगता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो? इसका मतलब है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा? ना तो वो बन सकती है ना वो तबाह हो सकती है। तो क्या हो सकता है? इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो होता क्या है, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके गिरने से अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, वॉयलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता रहता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे चेंज हो रही है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अ पेयर ऑफ ऑक्सन, ऑक्सन क्या होते हैं? बैल। एक बैलों की जोड़ी exert a force of 140 न्यूटन while plowing the field, 140 न्यूटन का बल लगाती है खेत को जोतते हुए। The field plowed is 15 मीटर लॉन्ग, कितनी दूरी है? 15 मीटर लॉन्ग है। विस्थापन कितना हो गया? यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हमें दे दिया गया 15 मीटर का है। हमें बताना है कि कितना कार्य किया गया इस खेत की लंबाई को जोतने में। तो यानी कि कार्य का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, यानी वर्क डन का फॉर्मूला हमें आना चाहिए।
वर्क डन होता है, कार्य होता है बल मल्टीप्लाई बाय विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारे पास बल है 140 और डिस्प्लेसमेंट है 15। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2100। लेकिन यूनिट क्या लगाओगे बच्चों? यूनिट लगाओगे जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया ये? अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो तुम्हें सवाल आता है, नहीं तो दिक्कत है। आइए बच्चों इस सवाल पर चलते हैं। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के फोकल डिस्टेंस की बात की गई। समतल दर्पण के फोकल डिस्टेंस की जब बात करी गई है तो देखो समतल दर्पण ही बना लेते। समतल दर्पण पर रेज जो पड़ती हैं वो पैरेलल में पड़ती है, पैरेलल में पड़ती है। ठीक है, समतल पड़ती है। अब समतल जब पड़ेंगी तो ये कहां जाके आगे मिलेंगी? ये मिलेंगी इन्फिनिटी पर। तो इसका फोकल डिस्टेंस भी कितना होगा? इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी, इन्फिनिटी। यदि तुम्हें स्फेरिकल मिरर यानी कि कनकेव अवतल मिरर, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाता तो तुम क्या यूज करते फॉर्मूला? तो तुम यूज करते रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय में 2। और यदि तुम्हें लेंस का निकालना होता तो 1 बाय फोकस इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम यूज करते। चलिए अगले बात करते हैं सवाल की। विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट? यानी कहना क्या चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? देखो, विद्युत शक्ति को कैसे एक्सप्लेन करोगे? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कैसे एक्सप्लेन करते? विद्युत शक्ति यानी पावर, और पावर का फॉर्मूला है विभव मल्टीप्लाई बाय विद्युत। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया वी आई, वी आई तो है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है। क्या मैं तुम्हें कह सकती हूं कि V का फॉर्मूला आई आर भी होता है, विभव इंटू प्रतिरोध? तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर मैं इसमें पुट कर दूं इसको, देखो पावर इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, यानी आई स्क्वायर आर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, बी सी बी है। अच्छा, पावर को मैं वी आई लिख रही हूं, तो क्या मैं आई को वी अपॉन आर लिख सकती हूँ? आई को वी अपॉन आर लिख सकती हूँ? तो ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यानी कि डी वाला आंसर भी हमारा सही है। तो कौन सा बचा, कौन सा नहीं होगा? ए नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें नहीं होगा पूछा गया है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इन अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट समझते हैं, लघुपातन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट, विद्युत धारा का मान बताना है। विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो देखो सीधी सी बात है, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बिल्कुल कम हो गया। प्रतिरोध जैसे ही कम हुआ, करंट बहुत ज्यादा आ गया, विद्युत बहुत ज्यादा हो गया। अगर विद्युत बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? विद्युत बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गर्म हो जाएगी वो चीज, हीटिंग हो जाएगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी। तो हमारा आंसर तो यहीं से आ गया। शॉर्ट सर्किट में हमारा प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि विद्युत धारा में लघुपातन के समय जो हमारा सर्किट है, विद्युत धारा कैसी हो जाएगी?
इंक्रीज इज वेरी हाई, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक? उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है। विद्युत आघात से बचाने के लिए कौन सा इनमें से यूज किया जाता है? देखो, सबसे पहला है जनित्र, जनरेटर। जनरेटर तो विद्युत बनाने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं। अगला है फ्यूज। फ्यूज एक तरह का सुरक्षा डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है। ये क्या करता है, जब भी ज्यादा करंट आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी करंट आगे नहीं जा पाएगा। तो डेफिनेटली जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो फ्यूज हमारे काम आता है एक सुरक्षा उपकरण के रूप में। अच्छा, मोटर क्या काम करती है? मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। करंट कंट्रोलर क्या करता है? ये धारा नियंत्रक है, धारा को नियंत्रण करता है कि धारा अभी ज्यादा चाहिए विद्युत की या धारा कम चाहिए। चलिए, इतने हमारे डिस्कस हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। पीएच वैल्यू, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सवाल आ गया है। अभी तक हम भौतिक विज्ञान के सवाल कर रहे थे सारे के सारे। चलो, अब रसायन विज्ञान के सवालों की बारी। पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, यानी ये कहना क्या चाहता है, 0.1 NaHCl समाधान का पीएच मान बताना है। पीएच मान कितना होगा? तो देखो, HCl का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें पीएच की वैल्यू दे रखी है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है क्योंकि नॉर्मेलिटी है, N माइनस लोग 0.1 इज, तो पीएच क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लोग 10 रेज टू पावर माइनस 1। नेगेटिव साइन भी हट गया यहां से, या नहीं हटा? नहीं हटा, अभी तो रहेगा। तो 10 रेज टू पावर माइनस 1 लोग को हम लिख सकते हैं -1, बाहर माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो पीएच आ गया वो हो जाएगा 1। तो आंसर होगा बी, 1.0। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल था। अगले सवाल पर चलते हैं। Which compound is known as night glowing pigment from below? नाइट ग्लोइंग पिगमेंट की बात करते हैं। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? कॉपर सल्फाइड डोप्ड जिंक ऑक्साइड, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट, बैरियम सल्फेट डोप्ड कॉपर कार्बोनेट, बोरॉन ऑक्साइड डोप्ड कॉपर सल्फेट। इनमें से सिर्फ एक है बच्चों जो ऐसा कुछ करता है कि नाइट ग्लो, रात में चमकता है, और वो है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट। ये आपको याद रखना है, ये याद रखने वाला सवाल है, तो ये आपको आना चाहिए सीधा। ठीक है, चलिए अगला। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म? स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट फिल्म को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं यूज होता। हाँ जी, इंडियम टिन ऑक्साइड यूज किया जाता है। इंडियम टिन ऑक्साइड जो है, इंडियम टिन ऑक्साइड, ये क्या करता है? ये स्मार्ट फिल्म बनाता है क्योंकि इसकी विद्युत चालकता अधिक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक है, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी यानी प्रकाशिक पारदर्शिता भी अधिक है। इसीलिए इसको स्मार्ट फिल्म बनाने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा? कभी भी तुम्हें लिखा मिले कार्सिनोमा, लिम्फोमा, इसका मतलब है कैंसर की बात हो रही है। ठीक है,
कौन सा कंपाउंड ट्रीटमेंट में यूज होता है? क्रोमियम नहीं, प्लेटिनम आयरन क्लोरीन, प्लेटिनम यूज होता है बच्चों। प्लेटिनम के दो कंपाउंड्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है सिसप्लेटिन, सिसप्लेटिन, और एक है कार्बोप्लेटिन। सिसप्लेटिन का फॉर्मूला यदि मैं लिखना चाहूं तो सिसप्लेटिन का फॉर्मूला हो जाएगा प्लेटिनम, बड़ी ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, NH3 ट्वाइस Cl2, और कार्बोप्लेटिन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है बच्चों, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरह से कुछ फॉर्मूला होगा इसका, NH2 NH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये है कार्बोप्लेटिन। दोनों ही कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले है लिवेनोर्जेस्टोल, ये एक तरह का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये एक तरह का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बच्चों। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग नहीं होने देता ओवरी में। अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो क्या होगा? तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। तो यही वह हार्मोन है, यही वह कॉन्ट्रासेप्टिव है लिवेनोर्जेस्टोल, जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि प्रेगनेंसी से रोकता है, यानी गर्भ निरोधक है। तो हमारा उत्तर तो ये होगा कोलीकैल्सिफेरोल। माफ करिएगा, कोलीकैल्सिफेरोल विटामिन D3 का नाम। देन वेनलाफ्लेक्सिन, वेनलाफ्लेक्सिन एक एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट अवसाद रोधी। सिट्राजिन एलर्जी के केस में ली जाती है, एक टैबलेट। तो हमारा उत्तर तो होगा पहला ही। चलिए अगले की बात करते हैं, सवाल की। वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट? तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट में क्यों नहीं रखा जा सकता? देखिए, गैल्वेनाइज का मतलब है जिंक की कोटिंग है उसके ऊपर, जो पोर्ट है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग है। जब तेल को उस पोर्ट में डालेंगे तो वो जहरीला पदार्थ बनाता है, बिल्कुल सही है। ये तेल की क्वालिटी को भी घटा देता है, बिल्कुल सही है। और जंग भी लगता है, बिल्कुल सही है। सारे ही सही हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जिंक का वो पोर्ट है, जिंक से उसकी कोटिंग करी गई है, तभी उसको गैल्वेनाइज्ड बोल रहे हैं। तो इससे हम इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग? देखो, ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है? ऑक्टेन रेटिंग तेल की करी जाती है जब भी इंजन की नोकिंग होती है, यानी इंजन में खटखटाहट होती है। इंजन में खटखटाहट क्यों होती है? क्योंकि तेल जो है वो ठीक से जल नहीं रहा, जो फ्यूल है वो ठीक से जल नहीं रहा, और एकदम से धमाके कर रहा है वो, धीरे 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 धीरे, उससे पिस्टन भी पिघल सकता है। तो इसको बचाने के लिए तेल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा दी जाती है। ऑक्टेन रेटिंग कैसे बढ़ा दी जाती है? टेट्रा इथाइल लेड को मिला करके। लेकिन टेट्रा इथाइल लेड पहले मिलाया जाता था, अब एक नई चीज मिलाई जाती है। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल टेट्रा ब्यूटाइल ईथर, और इथेनॉल भी मिलाया जाता है, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अगला चलिए, फुल फॉर्म ऑफ PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? जो स्वाभाविक रूप से सड़नशील, जो बैक्टीरिया या किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर वापस से मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हें सड़ा करके, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो PHBV की फुल फॉर्म है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलरेट,
ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय, हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें ही उलझ जाएंगे। हॉर्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है, कौन स्रावित करता है? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, प्रजनन ग्रंथियां सेक्स हार्मोन को रिलीज करती हैं, सही बात है। सीबेशियस ग्लैंड, तैलीय ग्रंथियां तेल स्रावित करती हैं। बहिस्त्रावी, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या होता है? जो ग्लैंड, जो ग्रंथि डायरेक्ट जिस जगह पर उसकी जरूरत होती है वहीं सिक्रीशन को छोड़ती है। ठीक है, तो इससे निकलने वाले सब्सटेंसेस को हम सिक्रीशंस कहते हैं। अंतस्त्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? ये ग्रंथि ब्लड में यानी खून में अपने हार्मोन को छोड़ती है। तो हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगली बात, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेस द इंटरेक्शन बिटवीन हर्प सिंप्लेक्स वायरस एंड अ ह्यूमन? देखिए एक बात समझिए, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस ये करता क्या है? ये इंसान के अंदर जाके बैठ जाता है, हर्प्स कोज करता है, हर्प्स बीमारी करता है ये। लेकिन कैसा है? अंदर बैठता है, इंसान के अंदर जाकर के इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, तो अब इंसान को इससे नुकसान होगा और इसको फायदा होगा। ऐसे को क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म। लेकिन अगर वह बॉडी के बाहर है तो एक्टोपैरासिटिज्म, और वह बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासिटिज्म। तो अभी मैंने बताया कि वह शरीर के अंदर होता है, तो ये पैरासिटिज्म भी कौन से तरह का होगा? एंडोपैरासिटिज्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। लेकिन जानना हमें दूसरी टर्म्स को भी चाहिए। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस यानी सहजीवन। जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और दोनों को उसका फायदा हो रहा, दोनों को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा और एक दूसरे के बिना ये रह नहीं पाएंगे, तब उसे कहते हैं सिम्बायोसिस, सहजीवन। पैरासिटिज्म अभी मैंने आपको बताया, जब एक को फायदा हो और एक को नुकसान। एंडोसिम्बायोसिस का मतलब है दोनों साथ ही रह रहे हैं, बस वो शरीर के अंदर रह रहा है एक दूसरे के। एंडोपैरासिटिज्म का मतलब भी यही है कि पैरासाइट होस्ट के शरीर के अंदर रह रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सवाल की बात करते हैं। Which class of immunoglobulin is the first to be produced in response to an infection? यानी क्या कहना चाह रहा है? संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी में कौन सी आती है? सबसे पहली जो बनती है वो बनती है आईजीएम, दूसरे नंबर पर आईजीजी बनती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आईजीएम। आईजीए का क्या काम है? ये कोलेस्ट्रम, पहला जो दूध होता है माता के से मिलता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें मिलती है। आईजीई एलर्जी होती है तब काम आती है। ठीक है, अगला सवाल। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ, जैविक झिल्ली दो चीजों से मिलके बनी, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन इन वेरिंग कॉम्बिनेशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पीशीज, सेल टाइप एंड ऑर्गेनली। यानी लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल सही कहा है, अलग अलग प्रकार के लिए ये विशिष्ट ही होते हैं, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। लिपिड ओनली नहीं, प्रोटीन ओनली नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। लिपिड कैसे अरेंज होता है? हेड बाहर टेल अंदर, हेड बाहर टेल अंदर। तो हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करने वाला। और टेल कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाली। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेंस कोडोन? देखिए जैसे कोई डीएनए है, उसमें हमें पता है कि A G C T इस तरह से बेसेस होते हैं, 3 बेस का एक पेयर होता है, ठीक है। कोई ऐसा कोडोन आ जाए जिससे रेप्लिकेशन रुक जाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना रुक जाता है, सॉरी डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाता है, तो ऐसा कौन सा कोडोन है? ऐसा कोडोन है, 3 है, UAA, UAG और UGA। इनको कहते हैं हम स्टॉप कोडोन या फिर नॉनसेंस कोडोन। एक होता है AUG, AUG स्टार्ट कोडोन होता है, जहां ये आ जाता है वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो ये ट्रिपल यू क्या है? ट्रिपल यू फिनाइल एलेनाइन प्रोटीन बनाता है। UGC क्या है? ये सिस्टीन को बनाता है। हमारा आंसर तो स्टॉप कोडोन का, नॉनसेंस कोडोन यानी स्टॉप कोडोन, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो लुप्त होने की कगार पर है, खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं रेयर, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, दुर्लभ, सुबेद, लुप्तप्राय, विलुप्त। देखिए जो लुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां, जो विलुप्त हो गई वो तो एक्सटिंक्ट है, जो कगार पर है वो एंडेंजर्ड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड जो है उसका जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो राइनो सेरोस, टाइगर। और अगर मैं आपको विलुप्त हो चुकी स्पीशीज का एग्जांपल दूं, तो डोडो पक्षी, डायनासोर, पैसेंजर पिजन, स्टीलर सी काउ, ये सारे इसके एग्जांपल हैं जो विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? देखिए खरीफ क्रॉप का मतलब क्या होता है? खरीफ क्रॉप का मतलब सीधी सी बात है, जिसको बोया जाए कब? जून में। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसे जून में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें आता है चावल, मक्का, कॉटन, इस तरह की चीजें आती है, ठीक है। और रबी क्रॉप्स में आता है जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल जून में काट लिया जाता है, अप्रैल जून में जिनको काटा जाता है। इसमें आता है वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब इसमें आ जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? शुगर केन होना चाहिए। क्या ये आंसर होना चाहिए? आप बताइए, आपने क्या आपने इसमें लगाया है? बिल्कुल सही लगाया है। अगर तुमने गन्ना लगाया है तो शुगर केन इसका आंसर आ जाएगा, खरीफ क्रॉप में। ठीक है, चलिए अगला। जाइलम इन अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फंक्शन। देखो सीधी सी बात है, दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्लांट में। जाइलम जो है वो वाटर और खनिज यानी मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है, और फ्लोएम भोजन का, फूड का। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल्स, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। पार्ट विच वी ईट इन मैंगो इज, आम में जो हिस्सा हम खाते हैं वो कौन सा है? देखिए आम का जो बाहर से छिलका होता है उसे बोलते हैं एपिकार्प यानी बाह्य फलभीति। जो गूदा हम खाते हैं उसे बोलते हैं मध्य फलभीति, मीजोकार्प। और गुठली के ऊपर जो एक हार्ड सी लेयर होती है, स्टोनी सी लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम एंडोकार्प। तो हम खाते कौन सा है?
हम मध्य फल भीति खाते हैं। तो आंसर हो गया मीजोकार्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो भी चीजें ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन के घटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको कम किया जाए अलग अलग देशों के द्वारा। तो 16 सितंबर को साइन किया गया था, तो ओजोन डे उसी दिन मनाया जाता है। चलिए, ये आखिरी सवाल है। माइकोराइजल एसोसिएशन, पौधों में अगर बात करूं, माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा अगर आपको आता है तो आप ये सवाल आसानी से कर लेंगे। माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ है। देखो, माइकोराइजा क्या होता है? जब प्लांट की रूट से फंजाई जाकर जुड़ती तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। ये फंजाई प्लांट से थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन लेती रहती है, रहने की जगह लेती रहती है, यानी शेल्टर लेती रहती है, और प्लांट की रूट्स को ये गहरे तक पहुंच जाती है ये। ठीक है, तो वहां से मिनरल्स लेती रहती है, और इसके ऊपर लग गई है तो डिजीज आसानी से इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, कोई बैक्टीरिया वगैरह। तो ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। तो इंक्रीज्ड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन। ऐसा ही एक और है लाइकन। लाइकन एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। फंजाई मिनरल्स वगैरह देती है, शेल्टर देती है, और एल्गी जो है वो फूड बनाती है। तो दोनों ही एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। यहाँ भी दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, तो कौन सा रिलेशन हो गया? सिम्बायोसिस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो बच्चों, अगर आपने ये आंसर्स किए हैं तो ये आंसर्स बिल्कुल सही हैं आपके। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ हो, और यदि ना हुआ हो तो हार ना मानिएगा, आप सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में। चलिए, आज के लिए थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। ओके बच्चों।